वीरनगर कहकर एक गांव में मुकुंद नामक एक गरीब आदमी अपनी बीवी स्वर्णा और छोटी बेटी पीहू और बेटे लक्ष्य के साथ रहता था। मुकुंद की एक छोटी सी बेकरी होती है जहां पर वो अपने हाथों से केक बेक करके बेचता था। केक्स के साथ साथ ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट, क्रीम रोल, पेस्ट्री, पफ, मफिन, कपकेक और कई सारी बेकरी के खाद्य पदार्थ वो बनाकर बेचता। उसकी बेकरी गांव में बहुत मशहूर होती है। अरे मुकुंद भाई, मुझे 2 किलो नान खटाई के बिस्किट दे दो। मुझे पनीर पफ दे दो ना मुकुंद अंकल, वो भी 4, वो भी पार्सल, वो भी अभी के अभी, वो भी गर्मा गर्म। ओ हेलो मिस्टर, वो भी हटो ना, आप दूसरों को भी ऑर्डर देना है। मुकुंद अंकल, मुझे 5 क्रीम रोल्स पार्सल दे दीजिए प्लीज। अरे ठीक है, अभी देता हूँ मैं आपके ऑर्डर्स, बस मुझे 1 मिनट दीजिए। मुकुंद के यहाँ के सारे फूड आइटम्स सभी को बेहद पसंद होते हैं, इसीलिए सभी उसकी तारीफ करते रहते हैं। उसी गांव में मुकुंद का एक सौतेला भाई वनराज भी रहता था। वनराज का बहुत बड़ा कारोबार होता है। वो एक बड़े बंगले में अपनी बीवी मल्लिका और छोटे बेटे पीयूष के साथ रहता था, लेकिन उसे मुकुंद की सफलता से बहुत जलन महसूस होती थी। उस मुकुंद को मैं यूं तरक्की करते हुए नहीं देख सकता। उससे तो मैं बर्बाद करके ही रहूंगा, उसकी ऐसी की तैसी। लेकिन वनराज, तुम अपने सौतेले भाई के लिए अपना खून क्यों जला रहे हो? हम तो महल में रह रहे हैं ना, वो भी पूरे ऐशो आराम से, और वो उधर अपनी छोटी सी बेकरी चलाकर गुजारा कर रहा है। छोड़ दो ना उसे। वनराज किसी को नहीं छोड़ता, मैं उसे खुश नहीं देख सकता। मेरे मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वो बर्बाद नहीं हो जाता। वनराज के सर पे मुकुंद को बर्बाद करने का भूत सवार हो जाता है। जिस रात गांव में मेला लगा होता है, उस रात वनराज अपने आदमियों को भेजकर रात के अंधेरे में पहले तो मुकुंद की बेकरी को आग लगवाता है और फिर उसके घर को भी। जब मुकुंद मेले से लौटकर अपने घर और बेकरी को जलते हुए देखता है, तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, मैं बर्बाद हो गया। ये क्या हो गया मेरे घर और बेकरी को? मेरी खुशियां, मेरे सपने सब जलकर राख हो गए। स्वर्णा, देखो ना क्या हो गया ये। जी, आप अपने आप को संभालिए, हिम्मत रखिए। पापा। चारों की जिंदगी में मानो दुखों का सैलाब आ जाता है और वो अब हर तरफ से बेघर हो चुके थे। दिसंबर की ठंड में चारों भी गांव की सर्द सड़कों पर यहाँ से वहां दर दर भटकते रहते हैं। माँ, पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ, मेरी तो मानो कुल्फी जम गई। बस थोड़ी देर और बच्चों, अभी इस जंगल के रास्ते से कुछ सूखी लकड़ियों को बीनकर हम किसी जगह अलाव जलाकर रुक जाएंगे। स्वर्ण और मुकुंद दोनों जंगल के इलाके से लकड़ियां बीनते हैं और फिर फुटपाथ पर बैठकर अलाव जलाने के लिए मुकुंद 2 पत्थरों को आपस में रगड़ते हुए टकराने की कोशिश करता है, लेकिन 15 मिनट तक उसमें से आग की चिंगारी तक नहीं निकलती। क्या हुआ जी? आग नहीं लग रही है क्या? नहीं स्वर्णा, चिंगारी ही नहीं निकल रही है पत्थरों से। कपकपाती हुई भयंकर ठंड में मुकुंद जाकर अपने बच्चों के लिए घास लाता है और उन पर घास डालकर उन्हें सुलाता है। बर्फीली हवाएं तेज होने लगती हैं। ठंड ने मानो अपना भीषण रूप ले लिया होता है। स्वर्णा, कल रात को हम कितनी खुशी से घर में मालपुए खा रहे थे, और आज आज देखो क्या से क्या हो गया। आज की रात गुजर जाए बस, लेकिन कल का क्या? कल का सूरज जब निकलेगा तब हम क्या करेंगे? कहाँ घूमेंगे अपने नन्हे बच्चों को लेकर? मुकुंद और स्वर्णा दोनों बहुत चिंताग्रस्त हो जाते हैं। पीहू और लक्ष्य के ऊपर की घास हवा की वजह से उड़ जाती है और उन दोनों को भरपूर ठंड के कारण नींद नहीं आती और उन्हें बुखार आ जाता है। हे भगवान, दोनों बच्चों को, अरे संभालो भगवान, इन दोनों का बदन बहुत तेज बुखार से तप रहा है। अब हम क्या करें मुकुंद जी? माँ, पापा। पीहू और लक्ष्य दोनों ठंड के मारे बुरी तरह कांप रहे होते हैं। तभी मुकुंद को सामने एक खाली सब्जी का ठेला दिखता है, जहाँ पर एक रेहड़ी होती है और उस रेहड़ी पर कुछ कपड़े की
गोनियां होती हैं। मुकुंद, पीहू और लक्ष्य उनको उस रेहड़ी पर सुलाता है और उन पर वो कपड़े की गोनी डालता है और फिर उस रेहड़ी को धक्का मारते हुए वो गांव के बाहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चला जाता है और अपने बच्चों को डॉक्टर के पास दिखाता है। इंजेक्शन लेने पर बच्चों की तबीयत में थोड़ा सुधार आता है। अगले दिन चारों एक मंदिर के पास से गुजर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक छोटा बच्चा रोते हुए दिखता है। पापा, मम्मी। बच्चे, आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है? आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? मैं गांव के बाहर इस शहर के रास्ते पर आ गया। कल शाम से यहाँ हूँ, इस मंदिर में खेलते खेलते आ गया था मैं इस जगह पे। रात भर मैं अपने पापा मम्मी से अलग हूँ। अंकल आंटी, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास ले चलो ना प्लीज। तुम घबराओ मत बेटा। हम तुम्हें सही सलामत तुम्हारे मम्मी पापा के पास ले जाएंगे। हाँ बेटा, अब बस तुम हमें अपने घर का पता बता दो, हम तुम्हें वहीं ले जाएंगे। वो छोटा बच्चा मुकुंद और स्वरा को अपने घर का पता बताता है और वो उसके साथ उसे घर छोड़ने जाते हैं और देखते हैं कि वो एक आलीशान से बंगले में रहता है। लेकिन वहां पर मुकुंद और स्वरा वनराज और मल्लिका को देखकर हैरान रह जाते हैं और वनराज भी मुकुंद को देखकर भौचक्का रह जाता है। पापा पापा, इन अंकल आंटी ने ही मुझे वहाँ से बचाकर यहाँ लाया है। हाँ। वनराज, तुम? मुकुंद, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या पापा? वनराज को अपनी गलती पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो मुकुंद के सामने जाकर भावुक आंखों से हाथ जोड़ते हुए माफी मांगता है और सारा सच बताता है। क्या इसका मतलब मेरे घर को और बेकरी को तुमने ही जलाया वनराज? मुझे माफ कर दो मुकुंद। तुमने मेरे जिगर के टुकड़े को मेरे पास वापस ला दिया और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? नफरत और जलन की आग में तुम्हारे घर और बेकरी के साथ साथ खुद को भी जला दिया। आज मुझे खुद से नफरत हो रही है। भले ही हमारा रिश्ता सगा नहीं सौतेला है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ। मुझे माफ कर दो मुकुंद। मुकुंद की भी आंखें भर आती हैं और वो दोनों एक दूसरे को गले से लगाते हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ मुकुंद, मैं तुम्हारे सारे नुकसान की भरपाई कर दूंगा। बस तुम मेरे साथ रहना। आज मैं इस नफरत की दीवार को हटा रहा हूँ। आप दोनों ने बहुत अच्छा किया। आज ये साबित हो गया कि रिश्ते चाहे सौतेले हो, सगे हो या खून के ना हो, पर असली रिश्ते तो दिल से बनते हैं ना, और दिल से ही निभाए जाते हैं। इसका मतलब पीयूष हमारा भाई हुआ। ये सुवर्णा, जब दोनों भाइयों में सुलह हो गई तो हम क्यों पीछे रहे? आओ गले लग जाओ। इस तरह सभी एक परिवार की तरह रहने लगते हैं और दोनों भाई मिलकर साथ में बड़ी बेकरी खोलते हैं और दोनों साथ में अपना बिजनेस शुरू करते हैं और बहुत तरक्की हासिल करते हैं। भैरवी जी के 3 बेटे होते हैं, रमन, कार्तिक और मोहित। तीनों की शादियां हो चुकी थीं। भैरवी जी की 3 बहुओं के नाम वंदना, उर्वशी और आरोही होते हैं। वो तीनों सर्वगुण संपन्न बहुएं होती हैं और वो हमेशा अपनी सास का माँ की तरह ध्यान रखती और अपने पतियों से खूब सारा प्रेम करती और तीनों अच्छी धर्मपत्नी भी होती हैं। उस रात 3 महीनों के लंबे इंतजार के बाद तीनों के पति एक बिजनेस ट्रिप से वापस लौट रहे थे, जिसकी खुशी में तीनों भी सच संवर कर अपने अपने पतियों की प्रतीक्षा में बैठी थीं। आज हमारे तीनों जिगर के टुकड़े आएंगे। हम तो आज बहुत 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 खुश हैं। उर्वशी बहू, तुमने वो आरती की थाली तो सजा दी ना? हाँ माँ जी, मैंने थाली सजा दी है। और तो और हम तीनों ने अपने अपने पतियों की पसंद के पंच पकवान और व्यंजन भी बनाए हैं, ताकि जब वो आए तो आते ही सारा खाना सफा चट कर जाए। हाँ, और तो और हमने छोले भटूरे और नारियल की बर्फी भी बनाई है। माँ जी, आपकी पसंद की खीर भी बनाई है, लेकिन आपको एकदम नाप तोल के खाना होगा। आपको पता है ना, आपको डायबिटीज है, तो डॉक्टर ने संभल कर सही मात्रा में खाने को बोला है। हाँ, हमें पता है, बार बार उसी बात को दोहराने की जरूरत नहीं है।
वैसे हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारी तीनों बहुओं के हाथों में साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है। तुम तीनों के खाने में जो स्वाद है, जो जादू है, वो और कहीं नहीं। आस पड़ोस के लोग, हमारे दूर के सभी रिश्तेदार भी तुम्हारे हाथों के बने खाने की प्रशंसा ही करते रहते हैं। तीनों बहुएं राह देख ही रही होती हैं कि तभी उन्हें खबर मिलती है कि उनके पतियों की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और वो फौरन अस्पताल पहुंचती हैं और अपने मृत पतियों को देख बिलक बिलक कर रोती हैं। हमारे बेटे, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया कार्तिक जी? आप हमसे दूर क्यों चले गए? हमें विधवा करके चले गए। मोहित जी, उठिए ना मोहित जी, उठिए। रमन जी उठ जाइए। आपकी वंदना कैसे जिएगी अब रमन जी। तीनों पतियों के जाने के बाद भैरवी की तीनों बहुएं विधवा हो जाती हैं और अब उन सब पर पैसों की समस्या आ जाती है। तीनों बेटों को जाकर आज 1 महीना हो गया है। माँ जी, घर में चीनी खत्म हो गई है, आटा भी थोड़ा ही बचा है। हाँ, हम सब अब क्या करेंगे? हम तीनों के पतियों की तो कुछ संपत्ति भी नहीं है, ना कुछ रख कर गए हैं। किसने सोचा था कि हमारी जिंदगी में ऐसा भी दिन आएगा? सब आपस में दुखी होकर बातें कर रही होती हैं कि तभी घर की घंटी बजती है और आरोही दरवाजा खोलती है और देखती है कि घर के मालिक आलोकनाथ आए हुए हैं। का नाटक चल रहा है तुम लोगन का? 1 महीना से बिजली का बिल नहीं भरा, मेंटेनेंस भी नहीं भरा। अरे हम का तुम लोगन ने अपना रिश्तेदार समझ रखा होवत है का? आलोकनाथ जी, हमको थोड़ा और समय दे दीजिए। हमने हमारे बेटे खोए हैं, इस घर की नींव खोई है, घर में खर्चे के लिए भी पैसे नहीं हैं, जरा समझिए ना। हाँ मालिक जी, प्लीज हमें कुछ और दिनों की मोहलत दे दीजिए, हम पैसे का बंदोबस्त कर देंगे, हम पर यकीन कीजिए। अरे तुम लोगन का यकीन गया चने की खेत माँ, हमका कच्छो नहीं पता। अगले 7 दिन माँ हमका हमार पैसा चाहिए, कौनो भी हालत माँ, समझ में आई गवा? और अगर ई का बावजूद भी तुम लोगन ने पैसा नहीं दिया तो हम तुम लोगन का सारा सामान, सारा बोरिया बिस्तरा उठाई के बाहर फेंक पटक देंगे। आलोकनाथ उन सबको डरा धमका कर वहां से चला जाता है और फिर तीनों बहुएं और भैरवी अति चिंताग्रस्त हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास तो कोई जेवरात भी नहीं है जिसे हम बेच बाच कर थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा कर लें। तीनों बहुएं चिंता में होती हैं और सोच में पड़ जाती हैं और फिर उर्वशी के दिमाग में एक विचार आता है। मेरे पास एक आइडिया है। हम तीनों के हाथों का खाना जो कोई भी खाता है वो दीवाना हो जाता है, और अब हम अपना छोटा सा ढाबा खोलकर वहाँ पर खाना बनाकर बेच सकते हैं। आजकल तो हर कोई ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या घूमने जाता है तब बाहर का ही खाना खाता है ना। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। इससे तो हम अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं ना। बहुत अच्छी बात है ये तो। ये बहुत ही अच्छा सुझाव लगा हमें। उर्वशी, लेकिन एक बात की समस्या है, हम ढाबे को खोलेंगे कैसे? उसके लिए भी तो पैसों की जरूरत होगी ना। हाँ, हम भी यही कहने वाले थे। ये सब तो समस्या है ही। कैसे ढाबा खोला जाएगा और कैसे काम होगा, शुरू में ही सब तय कर लो। क्या कैसे करोगी तुम तीनों? उस सब की आप लोग चिंता मत कीजिए। मेरी सहेली है जो हमें उसके खाली मकान को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे देगी, और जब पैसे आ जाएंगे हम उसे उसके हिस्से के पैसे भी दे देंगे। हाँ, फिर तो बढ़िया है। तीनों बहुएं भगवान का नाम लेकर ढाबे का उद्घाटन करती हैं और भैरवी ढाबे में मंदिर स्थापना करके उसमें दिया भी प्रज्वलित करती है। हे माता रानी, मेरी तीनों विधवा बहुओं के ढाबे की खूब तरक्की हो। इतनी के ऊपर आसमान से मेरे तीनों बेटों को अपनी बीवियों पर बहुत गर्व महसूस हो। तीनों बहुएं चूल्हे पर पानी छिड़क कर और गैस पर गुड़हल का पत्ता रख के हाथ जोड़कर प्रणाम करती हैं और सारा खाना पकाती हैं।
पहले ही दिन में ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती है और उन सबको तीनों बहुओं के हाथ का बना खाना बहुत पसंद आता है और वो सब उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं। ओए होए होए ओए बहन जी, ओ जी आपने तो दिल खुश कर देता। इतना अच्छा कढ़ाई पनीर तो मैंने आज तक नहीं खाया। ओए बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा। वाकई में, और आपके ये फुलके ये कितनी अच्छी तरह फूले हैं, और तो और इनका स्वाद भी काफी अच्छा है। कौन सी चक्की से आटा पिसवाया है, जरा हमें भी बताइए। अयो रामा वेंकटेश्वरा, ये इतना अच्छा इडली सांबर तो मेरा बीवी भी नहीं बनाता जी, और मेरा अम्मा ने भी नहीं बनाया। जल्दी से बताइए, इतना अच्छा कुकिंग के पीछे क्या राज है जी? कोई राज नहीं है, आटा भी हमने घर पर ही पीसा है और मसालों को भी सिलबट्टे और ओखल में कूट कूट कर बनाया है। और हमारे इतने अच्छी कुकिंग के पीछे बस यही बात छिपी हुई है कि आप खाना ही क्या, कोई भी काम अगर सच्चे मन, लगन और मेहनत और पूरी निष्ठा से करो ना, तो वो काम अवश्य आपको सफलता और अच्छा परिणाम देगा। आप भी आजमा कर देखिए जीवन में। सच माँ, तुम तीनों का सुहाग उजड़ गया, तब वो भी ये चेहरे पे मुस्कान और मनमा निरंतर जज्बा। हमका तुम लोगन से बुजुर्ग हुई के बावजूद भी प्रेरणा मिलत रही है। भगवान तुम तीनों को ढेर सारी सफलता और तरक्की दे, और ऐसे ही मस्त मस्त स्वादिष्ट व्यंजन पकाई के तुम दूसरा लोगन का दिल जीतते रहो, यही मनोकामना करत है। धन्यवाद काका। ढाबे की कमाई से वो तीनों आलोकनाथ के पैसे चुका देती हैं और बाकी सब खर्चों को भी निपटा लेती हैं। एक दिन एक युवक फूड ब्लॉगर उनके ढाबे पर आता है, तभी वो उन्हें लाइव खाना बनाते हुए रिकॉर्ड करता है। तो दोस्तों, ये है कानपुर का सबसे मशहूर ढाबा जिसे 3 औरतें चलाती हैं, और वो ये करके हम सबको ये संदेश दे रही हैं कि औरतें भी आदमियों से कम नहीं। हा, क्या खुशबू है। देखिए तो सारे क्लोजअप शॉट्स में कैसे पूरी रोटी फुलके की तरह से फूल रही है। और हाँ गाइस, यहाँ का प्रसिद्ध लिट्टी चोखा तो खाना बनता ही है, और साथ में मटकी कुल्फी और केसर रबड़ी। दोस्तों यकीन मानिए, सबसे अच्छी जगहों में से एक है ये, सभी खाने के शौकीनों के लिए। वो युवक ब्लॉग को रिकॉर्ड कर लेता है और उसे यूट्यूब और सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, जिसके बाद वो वीडियो लाखों व्यूज के साथ पूरे देश भर में वायरल हो जाता है। और उर्वशी, आरोही और वंदना तीनों भी प्रसिद्ध हो जाती हैं और दूर दूर से लोग उनके ढाबे पर खाना खाने आते हैं। ऐसे ही एक अमीर आदमी भी अपनी बीवी संग आता है और खाना चख कर कहता है, बहुत ही बढ़िया खाना है। मैं एक रेस्टोरेंट का मालिक हूँ, क्या आप तीनों मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे? मेरे रेस्टोरेंट में शेफ बनोगे? जी क्यों नहीं, हमारे लिए तो ये बहुत ही सौभाग्य वाली बात होगी। फिर क्या, तीनों विधवा बहुएं इसी तरह तरक्की करती हैं और आगे जाकर अपना खुद का एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलती हैं, और वो रेस्टोरेंट चंद दिनों में ही बहुत मशहूर हो जाता है और तीनों बहुएं भैरवी संग बड़े आलीशान बंगले में रहने लगती हैं और बहुत से पैसे कमाती हैं। तो दोस्तों, जब ये तीनों विधवा बहुएं अपने जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को मात देकर आगे बढ़ सकती हैं, तो हम क्यों नहीं? हर व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, फिर चाहे मुसीबतें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उन सब का डटकर सामना करना चाहिए। रतनपुर कहकर एक गांव में कुसुम अपने पियक्कड़ पति महेंद्र के साथ रहा करती थी। महेंद्र दिन रात बस शराब के नशे में धुत रहता था और कुछ काम नहीं करता था, जिसके कारण सारी जिम्मेदारी कुसुम के कंधों पर थी। कुसुम बहुत अच्छा खाना बनाती थी और वो खाना बनाकर टिफिन में पैक करके लोगों को बेचती। टिफिन सर्विस के जरिए कुसुम जैसे तैसे खर्चे निपटाती, लेकिन क्रूर महेंद्र फिर भी कुसुम से लड़ाई करता। मुझे पैसे दे, हाँ मुझे शराब पीनी है, ठेके पे सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब पैसे देती है कि नहीं, कि तुझे एक तू लगा के जिंदगी बर्बाद करके रख दी है तुमने। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी वो, जब मैंने तुम जैसे हैवान से शादी की। अरे जिंदगी बर्बाद तो तूने की है, वो भी मेरी। महेंद्र के झगड़ों से बचने के लिए कुसुम उसे पैसे दे देती और वो उन सारे पैसों को शराब और जुए में उड़ा देता। बेचारी कुसुम दिन रात गैस के आगे खड़े रहकर खाना बनाती और कड़ी मेहनत करके पैसे कमाती, फिर भी महेंद्र को उसकी कीमत नहीं होती।
कुसुम के खाने में सभी ग्राहकों को उसके हाथ के बने छोले कुलचे बड़े पसंद होते। धन्यवाद कुसुम जी। आपके हाथ के छोले कुलचे तो मेरे ऑफिस में भी फेमस हो गए हैं। अभी तो ओ जी साडे पंजाबे विच भी इन्ने बढ़िया छोले कुलचे नहीं बनते जी। ओ जिन्ने बढ़िया तुसी बनाते हो कुसुम बेन जी, ओ जी दिल खुश कर देता। ओए बल्ले बल्ले, ओ शाबा शाबा, ओ बल्ले बल्ले, ओ शाबा शाबा। धन्यवाद। ये लीजिए आपका टिफिन और ये आपका। अच्छा चलिए अब आप लोग यहाँ से चले जाइए। वो क्या है ना, फिर मेरे पति शराब पीकर आएंगे और आप ग्राहकों को यूं दरवाजे पर देखकर और भी गुस्सा हो जाएंगे। ग्राहक वहां से चले जाते हैं। महेंद्र दारू की बोतल को सर पे रखकर हिलते डुलते हुए नाचते गाते घर आता है। दारू पी के डांस करे डांस करे डांस करे, खुल के रोमांस करे डांस करे डांस करे, हा हा हा। अरे नशे से चढ़ गए, ओए पतंग से लड़ गए। ओए कुसुम मुझे और पैसे देना। अरे मुझे आज महंगी वाली दारू पीने का मन कर रहा है, देना पैसे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ खाना पकाते हुए, लोगों के टिफिन बनाते हुए दिन में 50 बार मेरा हाथ जलता है, फिर भी मैं मेहनत करती रहती हूँ। और तुम हो कि चुटकी में मेरे पैसे उड़ा देते हो। हाँ नहीं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, वो मेरी मेहनत के पैसे हैं। महेंद्र गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो गैस को उठाकर नीचे जोर से पटकता है और सारा रसोई का सामान यहाँ से वहां फेंक देता है। ये ले मेहनत मेहनत मेहनत। अरे तेल लेने गई तेरी मेहनत। ये तुमने क्या कर दिया? इन सब की वजह से तुम्हारा भी पेट पलता था। अब मैं क्या करूंगी? कैसे कमाऊंगी? खुद तो 24 घंटे नशे में धुत रहते हो, बेशरम कहीं के। जबान संभाल के बात करना, वरना इस चाकू से ही तेरी जबान काट दूंगा। अब ना तो तू कुछ काम पाएगी और ना घमंड करके मुझे नीचा दिखाएगी। अरे तुझे क्या नीचा दिखाऊं रे? हाँ तू है क्या पियक्कड़ कहीं का, निकम्मा निगोड़ा। तेरी तो। महेंद्र को बहुत गुस्सा आता है और वो बेलन उठाकर कुसुम को मारने लगता है और उसके बाल भी नोचता है। कुसुम दर्द से जोरों जोरों से चीखती चिल्लाती और बिलखती है। बचाओ बचाओ, मत मारो मुझे, मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। ये ले बोल, और चला, और तेज कैंची की तरह अपनी जबान चला ना। ये ले। नहीं मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो। आ आ मार खा खाकर कुसुम एक ही बार में चिल्लाती है और वो अपने हाथ में घर में पड़ा हुआ बम्बू उठाती है और महेंद्र की तरफ क्रोधित आंखों से देखती है। इतिहास गवाह है, जब जब एक औरत कमजोर पड़ी है उसके अंदर मां काली आई है और उसने बुराई का सर्वनाश किया है। बस अब बहुत सह लिया तुझे मूर्ख आदमी। कुसुम महेंद्र को बम्बू से पीटती है और फिर अपना सारा सामान लेकर भयंकर ठंड में गांव से बाहर निकल जाती है और बस में बैठकर दूसरे गांव में चली जाती है और वहां जाकर अपने जीवन की एक नई शुरुआत करती है। वो सोचती है, क्यों ना मैं यहाँ पर टिफिन सर्विस चलाने की जगह छोले कुलचे का ठेला लगाऊं, क्योंकि मेरे टिफिन में से सबसे ज्यादा छोले कुलचे ही बिकते हैं। पूरा गांव और आस पड़ोस के गांववासी सब मेरे हाथ के छोले कुलचे के दीवाने हैं। हाँ यही करती हूँ। कुसुम लोखंड लकड़ियों से अपना एक ठेला लगाती है और सारे बर्तन और छोले कुलचे बनाने की सामग्री को बाजार से ले आती है और छोले कुलचे बनाकर बेचना शुरू करती है। आइए आइए, गर्मा गर्म पंजाब के स्पेशल छोले कुलचे खाने के लिए आइए। स्वाद ऐसा कि दीवाने हो जाओगे। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। आइए आइए, छोले कुलचे, छोले कुलचे। और मिनटों में ही कुसुम के छोले कुलचे ठेले पर ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती है। बच्चे, बूढ़े और नौजवान सभी लोग ठेले पे आकर बड़े ही चाव से छोले कुलचे खाते हैं और आनंद उठाते हैं। ग्राहक तो कुसुम की तारीफों के पुल बांधते ही रहते हैं। वाह वाह वाह, हमने हमार जीवन में पहली बार कौनो ऐसा व्यंजन खाया है जो हमका इतना बढ़िया लगा। एकदम लाजवाब है ये छोले कुलचे कुसुम बिटिया। धन्यवाद काका, बस अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिए मुझ पर। उफ, आपके छोले कुलचे की खुशबू मेरे कॉलेज तक आ रही है।
कुसुम आंटी जल्दी से 5 प्लेट छोले कुलचे पार्सल कर दीजिए, ले जाने के लिए पैक कर दीजिए। हाँ बेटा, अभी करती हूँ, मैं अभी करती हूँ। इसी तरह कुसुम अपने छोले कुलचे ठेले से खूब सारे पैसे कमाने लगती है और एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगती है। वहीं महेंद्र दूसरी शादी करता है और जब वो दूसरी बीवी पर भी हाथ उठाता है और उस पर अपनी चलाने की कोशिश करता है, तभी अबे ओ चपड़गंजू, चल फुट यहाँ से, मैं तेरा अत्याचार नहीं सहूंगी। दूसरी बीवी महेंद्र को लात मारकर अपने घर से धक्का मारकर भगा देती है और महेंद्र रास्ते पर दर दर भटकने लगता है। अरे कुत्ते जैसी जिंदगी हो गई है मेरी। हं? शायद यही है मेरे कर्मों की सजा। वहीं कुसुम अपना एक रेस्टोरेंट खोलती है और वहाँ की स्पेशल डिश छोले कुलचे रखती है। एक दिन उसके रेस्टोरेंट के बाहर फटे पुराने कपड़ों में महेंद्र आता है। उसका हुलिया पूरा भिखारियों की तरह होता है। खाना दे दो कुसुम, बहुत भूख लगी है। मैंने जितने गुनाह किए हैं उनके सामने तो मौत भी एक छोटी सजा लगती है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। कुसुम अपने नौकर के हाथों महेंद्र को खाना देती है और कहती है, ये खाना मैं तुझे इंसानियत के नाते दे रही हूँ। हम रोज कुत्ते, बिल्ली और बाकी बेजुबान जानवरों को खाना देते हैं, तुझे भी उन्हीं में से एक समझ कर दे रही हूँ। तूने मेरे साथ जो कुछ भी किया ना, मैं उसे भूल नहीं सकती, लेकिन देख आज किस्मत ने क्या से क्या कर दिखाया। वो तो अच्छा हुआ कि माता रानी ने मुझे तुझसे बचा लिया, वरना मैं आज तक तेरे साथ घुट घुट कर मरती रहती और तेरा अत्याचार सहती रहती। तुझ जैसे लोगों को तो इस दुनिया में रहने का हक ही नहीं होना चाहिए। किस्मत ने महेंद्र को उसके कर्मों की सजा दे दी थी। समय गुजरता है और कुसुम अपने कॉलेज के दोस्त रमन से मिलती है, जो अब एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। दोनों का मिलना जुलना इतना बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और रमन कुसुम का बहुत ही प्यार से और स्नेह से ख्याल रखता। एक दिन रमन सबके सामने घुटनों के बल बैठकर कुसुम को प्रपोज करता है। कुसुम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हारे हाथ के बने छोले कुलचों की कसम, मैं तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखूंगा और तुमने जितने दर्द सहे हैं उनसे कई गुना ज्यादा खुशियां दूंगा। हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सभी तालियां बजाते हैं और फिर रमन और कुसुम दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कुसुम और रमन दोनों भी शादी करते हैं और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। और इस तरह मुश्किल और संघर्ष से भरी एक गरीब छोले कुलचे वाले की जिंदगी आखिरकार एक खूबसूरत सा मोड़ ले ही लेती है और रमन कुसुम को दुनिया की वो सारी खुशियां देता है जिनके लिए वो हमेशा से तरसती रहे। कुसुम एक गरीब घराने से आई हुई लड़की होती है और थोड़ी सी सांवली भी होती है। उसकी शादी बिरला परिवार में गौतम से होती है। गौतम अब शादी के इतने समय बाद बोर हो गया होता है और वो कुसुम से दूरी बनाने लगता है। गौतम जी, आप आज ऑफिस के काम से बहुत थक गए होंगे ना? मैंने आपकी पसंद की अदरक और इलायची वाली चाय बनाई है। फॉर गॉड सेक, अरे शांत रहो यार, जब देखो तब आ जाती हो अपने मनहूस शक्ल लेकर। मैंने तुमसे शादी की क्योंकि माँ पापा ने मेरी कुंडली तुमसे मिलाई, वरना तुम जैसी बदसूरत और बेवकूफ लड़की से तो मैं बात तक न करूं। जाओ यहाँ से। गौतम की ये बात सुनकर कुसुम को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से रसोई में चली जाती है और बिलक बिलक कर रोने लगती है। ससुराल में सास रेवती और ससुर कमलजीत भी कुसुम के संग बुरा बर्ताव करते हैं। रेवती और कमलजीत कुसुम से बहुत सारा काम कराते और सभी उस संग नौकरानी की तरह ही पेश आते हैं। बेचारी कुसुम किसी से कुछ कह भी नहीं पाती। क्या करती बेचारी? गौतम के प्रेम में उसकी मीरा जो बन बैठी थी, वो विष का प्याला पीकर सारा दुख सहन कर लेती। एक दिन अचानक से गौतम काव्या नाम की एक लड़की से शादी करके उसे घर लाता है। दोनों के गले में वरमाला होती है। रेवती, कमलजीत और कुसुम ये दृश्य देखकर भौचक्का रह जाते हैं। गौतम बेटा, तूने ये क्या कर दिया? तूने दूसरी शादी कर ली? मैं और क्या करता माँ, मेरी कुंडली में लिखा था कि जो अनर्थ है वो कुसुम के आने से टल जाएगा, तो मैंने थोड़ी कुसुम से शादी तोड़ी है। मैंने बस एक लड़की से शादी कर ली है। ये काव्या है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। अरे अकल के अंधे, कुसुम के अलावा तुझे किसी और से शादी करनी ही नहीं थी। अब तेरे सिर पर फिर से खतरा मंडराने लगेगा। ओह कम ऑन ससुर जी, ये कौन से जमाने की बातें आप कर रहे हैं? हाँ, ये सारी अंधविश्वास वाली बातें होती हैं। चिल कीजिए।
कुसुम की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। वो रोते हुए गौतम से कहती है, गौतम जी, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपकी अर्धांगिनी मैं ही हूँ, ये नहीं। ओ जली हुई कॉफी की शक्ल वाली लड़की, चल हट यहाँ से, क्योंकि अब तेरी सौतन आ गई है और अब गौतम सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। समझ गई ना तू? हाँ कुसुम, मेरे कमरे से अपना सारा सामान बाहर निकाल लो, क्योंकि अब से काव्या उस कमरे में मेरे साथ रहेगी। ये सब सुनकर कुसुम को बहुत दुख होता है। वो रोते हुए गौतम और उसके कमरे में से अपना सारा सामान निकाल लेती है और वो अब घर के आंगन में ही सोने लगती है। बहुत ठंड है यहाँ, मेरी तो कुल्फी ही जम जाएगी। खैर, मेरे होने से ही गौतम जी की सुरक्षा होगी, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि मैं उनका कवच हूँ। हमारी कुंडलियाँ मिली हैं और गौतम जी पर कोई भी मुसीबत आएगी तो उसे सिर्फ मैं ही मात दे सकती हूँ और उन्हें सिर्फ मैं ही बचा सकती हूँ। अपने सुहाग को बचाने के लिए मैं हर वो संघर्ष करूँगी जो मुझे करना पड़ेगा। बहुत ठंडा है। कड़ाके की ठंड में कुसुम आंगन में कांपते हुए सोती है और अंदर कंबल ओढ़कर गौतम और काव्या एक साथ सोते हैं। अगले दिन से काव्या ही घर में सारा खाना बनाने लगती है। वो सबके लिए पिज्जा बनाती है। अरे वाह काव्या बहू, तुम तो कुसुम से भी अच्छा पिज्जा बनाती हो। मुझे तो ये पिज्जा बहुत पसंद आया। कमाल है, दिल खुश हो गया आज तो। वाओ, थैंक यू बेबी, थैंक यू सो मच। हाँ? क्या बेबी? क्या तुम गौतम की माँ हो हैं काव्या, जो उसे हर पल बेबी बेबी कहकर पुकारती रहती हो? नहीं सासू माँ, बेबी तो मैं गौतम को प्यार से बुलाती हूँ। आप नहीं समझेंगी क्योंकि आप पुराने जमाने की जो हो। काव्या धीरे धीरे घर में सबको अपने पास करने लगती है। वहीं कुसुम को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। कुसुम अपना खाना खुद बनाया करती और सबके सोने के बाद में ही कुसुम अकेले में रात को अपना खाना बनाया करती। एक दिन गौतम और काव्या दोनों ही हनीमून के लिए निकल रहे होते हैं। गौतम जी, वो आप संभल कर जाइएगा, शिमला में बहुत ठंड रहती है। स्वेटर, शॉल, मफलर, कान टोपी सब ले लिया है ना आपने? ओह माय डियर लवली सौतन, किस हक से तुम गौतम की फिक्र कर रही हो? गौतम अब मेरा पति है, तुम्हारा नहीं, समझी तुम? तो प्लीज आइंदा से यू काली बिल्ली की तरह हम दोनों का रास्ता काटने की कोशिश मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? गौतम और काव्या दोनों भी कार में बैठकर हनीमून के लिए निकल जाते हैं। काव्या हनीमून पर भी गौतम का बहुत ज्यादा खर्चा करवाती है और हनीमून से लौटने के बाद भी वो रोज उससे कुछ न कुछ मांगती ही रहती है, जैसे सोना, तोहफे, महंगे कपड़े। ये सब देखकर कुसुम को दाल में कुछ काला लगता है। एक रात कुसुम जब अपना खाना बनाकर खा लेती है और बाहर आंगन में सोने जाती है, तभी वो देखती है कि रसोई की लाइट्स ऑन हो गई हैं। वो रसोई की खिड़की के पास जाती है। ये क्या, इतनी रात गए रसोई में कौन होगा? तभी कुसुम देखती है कि काव्या खाने में कुछ मिला रही है। अब ये बेहोशी की दवा मैं इस खाने में मिला देती हूँ। इसके चलते जब कल ये सब लोग खाना खाएंगे ना तो बेहोश हो जाएंगे और फिर मैं यहाँ इन सब की जायदाद हड़प कर और तिजोरी के पैसे चुरा कर इस शहर से रफू चक्कर हो जाऊंगी। कुसुम काव्या की सारी बातें अपने फोन के कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है और फिर अगले दिन जब काव्या सबको वो बेहोशी की दवा से मिलाया हुआ खाना परोसती है, तभी चलिए सब लोग खाना खाइए। अरे ये तो कल रात का ही पुलाव है, लेकिन ये हम फिर से खा रहे हैं। इसे तो मैंने कल रात को फ्रिज में रखा था। हाँ माँ जी, वो मैंने सोचा अब इतना सारा पुलाव बच गया है तो क्यों ना खा ही लिया जाए, क्यों खामखा वेस्ट करना। खाओ खाओ, मजे से खाओ और खा खा के फिर बेहोश हो जाओ ताकि मैं हाथ साफ करके यहाँ से निकल सकूं। रेवती के पहले ही कमलजीत और गौतम उस पुलाव को खा लेते हैं और बेहोश हो जाते हैं।
ये क्या कमलजीत जी, गौतम बेटा, ये दोनों बेहोश कैसे हो गए? हे भगवान, कुसुम बहू, काव्या, जल्दी बताओ तुम दोनों में से इस पुलाव में किसने क्या मिलाया है? कल जब मैं फ्रिज में पुलाव रख कर गई थी, हाँ, तब बताओ जल्दी से, तब तुम दोनों में से रसोड़े में कौन था? बोलो, वहाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, मैं थी, हाँ, कौन था? मैं नहीं थी सासू माँ, सुबह तो ये पुलाव फ्रिज के बाहर ही था और रात के समय कुसुम ही रसोड़े में खाना बनाती है। अभी दूध का दूध और पुलाव का पुलाव हो जाएगा। तभी वहां अचानक से पुलिस आ जाती है और गौतम और कमलजीत खड़े हो जाते हैं और कुसुम गौतम के गले लगती है। हाँ, इसका मतलब तुम सब ये नाटक कर रहे थे? कमलजीत जी ने बता दिया कि कुसुम ने उन्हें सारा सच सुबह सुबह कमरे के बाहर आने से पहले ही बता दिया था। कुसुम सबको वो वीडियो दिखाती है और इस तरह काव्या की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। वो काव्या थी, फ्रिज में से पुलाव निकाल दिया और उस पुलाव में कुछ मिला दिया। कुसुम, मुझे माफ कर दो, तुमने एक बार फिर से मेरी और हमारे परिवार की जान बचाई। कुसुम, तुम्हें पता है, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो क्योंकि तुम्हारा मन सुंदर है। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इस चोरनी को। इंस्पेक्टर काव्या को गिरफ्तार करते हैं और फिर पूरा परिवार खुशी से साथ साथ रहने लगता है। भीमनगर कहकर एक गांव में प्रमोद अपनी बीवी मिथिला के साथ रहा करता था। उन दोनों को एक छोटी बेटी भी थी जिसका नाम पीहू था। मिथिला रोजाना प्रमोद को कढ़ी चावल बनाकर देती थी और प्रमोद उस कढ़ी चावल को साइकिल पर रख के स्टेशन पर बेचने जाया करता। कढ़ी चावल, स्वादिष्ट और गर्मा गर्म कढ़ी चावल, 10 रुपए पर प्लेट। आइए, कढ़ी चावल। अपने दिन की शुरुआत को मजेदार बनाइए और ट्रेन की यात्रा को यादगार बनाइए। खाकर ये कढ़ी चावल को खाने के लिए ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती और सभी को कढ़ी चावल बहुत ही स्वादिष्ट लगता। अरे वाह वाह, बहुत ही उम्दा बना है कढ़ी चावल, मुझे तो इससे खाकर मजा ही आ गया। हाँ प्रमोद भाई, इस कढ़ी चावल को खाकर तो मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गई। मेरी स्वर्गवासी दादी भी ऐसे ही कढ़ी चावल बनाती थी। धन्यवाद भाई साहब। दरअसल ये कढ़ी चावल मेरी बीवी बनाती है और गरम कंटेनर में रखकर मैं उन्हें यहाँ स्टेशन पर बेचने ले आता हूँ। इसलिए सारी मेहनत और आपकी तारीफों के काबिल वही है। मैं तो बस बेचने का काम करता हूँ। अरे जो भी हो, भाभी दुनिया के नंबर 1 कढ़ी चावल बनाती हैं सच में। दिन भर प्रमोद के कढ़ी चावल बिकते और वो ढेर सारे पैसे कमाता। उसका सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन गांव का एक चोर उसे दूर से ही एक पेड़ की डाली पर बैठकर दूरबीन से देखता है। उस चोर का नाम कल्लू होता है। अच्छा, ये गरीब कढ़ी चावल बेचने वाला असल में इतना भी गरीब नहीं है। दिन भर ये स्टेशन के पास खड़े रहकर कढ़ी चावल बेचता है और हजारों रुपए कमा लेते हैं दिन में। बेटा, अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी लम्हे जी ले, क्योंकि अभी ये कल्लू करेगा तुझ पर अटैक और ले लेगा तेरी जगह, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। कल्लू अगले ही दिन शाम में जब प्रमोद घर जा रहा होता है, तभी उसे अगवा कर लेता है और उसे जान से मारकर गांव की एक पुरानी नदी में फेंक देता है। सुना है इस नदी में कई सारे समुद्री जानवर हैं। बस अब वो सारे इस प्रमोद के बच्चे को खा जाएं, फिर तो इसकी लाश भी नहीं मिलेगी और ये जाएगा सीधे उन समुद्री जानवरों के पेट में। चोरी करके भी मैं दिन में इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाता हूँ जितना ये कढ़ी चावल बेचकर कमा लेते हैं, इसलिए मुझे ये खतरनाक तिकड़म अपनानी पड़ रही है। कल्लू अगली सुबह प्रमोद के घर जाता है और उसकी बीवी मिथिला से कहता है, मिथिला भाभी नमस्ते, मैं कल्लू, मैं प्रमोद भाई का चचेरा भाई। वो दरअसल उन्हें किसी जरूरी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने आपको संदेश देने बोला है कि वो जल्दी वापस आएंगे और तब तक कढ़ी चावल को जो बिजनेस है उसे मैं संभालूं, ऐसा भी कहा है उन्होंने। अच्छा, ऐसी बात है क्या? इन्हें कह रही थी फोन लेकर जाओ, लेकिन नहीं लेकर गए। अब मैं इनसे बात कैसे कर पाऊंगी? उन्होंने कहा कि उनकी चिंता मत करो, वो जल्द ही लौट आएंगे।
चलिए चलिए, वक्त जाया मत कीजिए और कड़ी चावल के डिब्बे दे दीजिए, जाकर बेचने हैं स्टेशन पर। हाँ हाँ हाँ, अंदर आओ ना, मैं अभी सारे डिब्बे पैक कर देती हूँ। क्रूर कल्लू कढ़ी चावल के बड़े बड़े डिब्बों को लेकर साइकिल पर रखता है और स्टेशन पर कढ़ी चावल बेचने निकल जाता है और दिन भर में वो बहुत सारे पैसे कमा लेता है। ग्राहक कल्लू से जब प्रमोद के बारे में पूछते हैं तभी। अरे भैया, प्रमोद भाई कहाँ चला गया और तुमने उसकी जगह कैसे ले ली? तुम उसके रिश्तेदार हो क्या? हाँ भाई साहब, मैं प्रमोद जी का चचेरा भाई हूँ कल्लू। उन्हें किसी जरूरी काम के कारण गांव से बाहर जाना पड़ा, इसलिए अगले कुछ दिनों तक मैं ही उनकी जगह पर कड़ी चावल बेचूंगा। भाभी बनाकर देंगी और मैं बेचूंगा। अच्छा अच्छा, अब समझ आया। वैसे तुम भी बहुत नेक और ईमानदार लगते हो, बिल्कुल अपने भाई प्रमोद की तरह। तुम्हें कहीं देखा देखा सा लग रहा है। तुम पड़ोस के गांव रौनकपुर में रहते हो क्या? कल्लू असलियत में रौनकपुर में ही चोरी करता था और उस ग्राहक की ये बात सुनकर वो एक पल के लिए बहुत घबरा जाता है और उसके हाथ पांव और माथे से पसीना छूटने लगता है। फिर वो हिम्मत से बदले में जवाब देता है। नहीं नहीं भाई, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी या फिर नजर का धोखा। मैं तो शहर में रहता हूँ। हाल ही में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। अच्छा अच्छा, शायद तुम सही कह रहे हो, मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई होगी। जैसे तैसे कल्लू यहाँ पर बच जाता है। फिर अगले दिन जब कल्लू मिथिला के पास कढ़ी चावल लेने जाता है तभी मिथिला उसे कहती है, कल्लू भाई देखो, तुम्हें मैं पहले से ही बता देती हूँ कि हर 15 दिन में तुम मुझे जितने सारे पैसे कमाए हैं ना, उनका आधा हिस्सा दोगे। आधा तुम रख लेना, क्योंकि मेरे साथ साथ तुम्हारी भी दिन भर की मेहनत जा रही है ना, इसीलिए। ठीक है मिथिला भाभी, जैसे आप कहो। कल्लू कढ़ी चावल लेकर निकलते वक्त मन ही मन खुद से कहता है, मैं और सारे पैसे तुझे दे दूं? इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं मैं तो ये सारे पैसे अपने पास रखूंगा और 15 दिन में हजारों रुपए कमाकर भाग जाऊंगा और फिर ऐसे ही ऐश करूंगा। कल्लू जितने भी पैसे कमाता उन्हें अपने पास ही संभाल कर रखता। बेचारी मिथिला और पीहू दोनों ही इस आशा में रोज बैठकर इंतजार करते कि प्रमोद कब आएगा। माँ, पापा कब आएंगे? मुझे उनके साथ खेलना है। कितने दिन हो गए हैं, उन्होंने मुझे कोई कहानी भी नहीं सुनाई। पीहू बेटा, निराश मत हो। पापा किसी जरूरी काम से दूसरे गांव गए हैं और वो जल्द लौट आएंगे। और ना, मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी गुड़िया के लिए तोहफे और खाने के लिए मिठाइयाँ जरूर लाएंगे। सच्ची? हाँ मेरी प्यारी दुलारी बिटिया रानी, चल जाकर तेल की शीशी ले आ। बाल देख कैसे रस्सी की तरह हो गए हैं। आज तो तेरी जम के चंपी करूंगी और फिर कल सुबह के कड़ी चावल की तैयारी करूंगी। ओफो, ठीक है माँ, ये लो। मिथिला पीहू की चंपी करती है और उसे स्नेह देती है ताकि उसे पापा की कमी महसूस न हो। वहीं एक शाम सूरज ढलने के बाद अंधेरे में कल्लू जब साइकिल से घर जा रहा होता है तभी उसके रास्ते के बीच में प्रमोद आ जाता है, जो एकदम खूंखार तरीके से उसे घूर रहा होता है। प्रमोद को यूं अचानक देखकर कल्लू एकदम से डर जाता है और वो साइकिल से गिर पड़ता है। तुम जिंदा कैसे बच सकते हो? मैंने तो तुम्हें मार डाला था। नहीं, लगता है ये उस प्रमोद का भूत है। बचाओ! कल्लू इतना घबरा जाता है कि वो जमीन से उठ भी नहीं पाता है और लेटे लेटे ही वो पीछे की ओर खिसकने लगता है। प्रमोद उसके पास धीरे धीरे आने लगता है। कल्लू का कलेजा कांप उठता है। कल्लू जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। तभी अचानक से वहां पर और एक आदमी आ जाता है। हूबहू प्रमोद जैसा ही वो दिखता है। दो प्रमोद को देखकर कल्लू पूरी तरह से डर जाता है और कांपने लगता है। नहीं, बचाओ, कोई है, भूत भूत भूत। कल्लू उठकर भागने लगता है कि तभी भागते भागते उसे पुलिस इंस्पेक्टर पकड़ लेते हैं और उसके हाथों में हथकड़ी पहना देते हैं। अब तेरा खेल खत्म मूर्ख आदमी। रौनकपुर में चोरी करने के बाद अब तो इस गांव के गरीबों को भी लूटने आया है क्या? तभी वहाँ दोनों प्रमोद, मिथिला और पीहू भी आते हैं। ये विनोद है, मेरा जुड़वा भाई। उस दिन जब तूने मुझे जान से मारने के लिए
छुरी से वार किया तभी मैं मरा नहीं था। तूने मेरी सांसें चल रही हैं ये नहीं देखा, और ये देखे बिना ही मुझे नदी में फेंक दिया। लेकिन किसे पता था कि बचपन से एक माहिर तैराक का खिलाड़ी उस दिन उस बुरी हालत में भी तैरकर उस गहरी नदी से बाहर निकल जाएगा। मैंने फिर षड्यंत्र रचने की ठानी और तुम्हें उसमें फंसाया, मेरे जुड़वा भाई के साथ मिलकर। इंस्पेक्टर साहब, इस दरिंदे को तो कड़ी से कड़ी सजा देना। पुलिस इंस्पेक्टर कल्लू को अपने साथ गिरफ्तार करके ले जाते हैं और फिर उस दिन के बाद से दोनों जुड़वा भाई एक दूसरे के साथ मिलकर कढ़ी चावल का बड़ा ढाबा खोलते हैं और खूब तरक्की करते हैं।